हेलो गाइस, तो आज का क्वेश्चन है कि द करंट थ्रू द डायोड इज 90 मिली एम्पियर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ पर जो सर्किट आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर एक जेनर डायोड है, इसके अक्रॉस जो करंट है आई की वैल्यू हमें 90 मिली एम्पियर दे रखी है। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा हम लोग जीरो अज्यूम कर सकते हैं। अगर जीरो अज्यूम कर लेंगे तो जेनर डायोड के अक्रॉस तो पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी 5 वोल्ट होगा क्योंकि इसके बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम लोग 5 वोल्ट लिख सकते हैं। और यहाँ से देखो एक बैटरी प्रेजेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 50 वोल्ट का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसमें करंट मान लेते हैं I2। तो I2 जो करंट हम लोग बाय ओम्स लॉ लिख सकते हैं कितना, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो 50 माइनस 5 वोल्टेज हो गया डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर हो गया, यानी कि 45 डिवाइडेड बाय आर, ये एम्पियर हो गया। अब हम लोग आई की वैल्यू अगर लिखें तो आई की वैल्यू हमको दे रखी है कितना, 90 मिली एम्पियर। और कुछ करंट जो होगी वो इधर जाएगी, सपोज I3 इधर जा रही है। तो देखो किरचॉफ जंक्शन रूल से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो I2 की वैल्यू है वो इक्वल होगी I प्लस I3 के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इनइक्वालिटी लगाना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि I2 की वैल्यू ग्रेटर देन I, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि I3 हमने यहाँ से गायब कर दिया। सो I की वैल्यू कितनी है, 90 मिली एम्पियर, यानी कि 90 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और ये ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, इधर I2 कितना है 45 डिवाइडेड बाय R, और ये एम्पियर में। तो यहाँ से यूनिट कैंसिल हो जाती है, R की वैल्यू इधर आएगी तो R की वैल्यू लेस देन 45 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10⁻³ तो R की वैल्यू लेस देन ये 1000 ऊपर जाएगा और ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 500 ओम। यानी कि R की वैल्यू जो होगी वो 500 ओम से कम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी रेजिस्टेंस की वो कितनी हो जाएगी, 500 ओम हो जाएगी। तो ऑप्शन में हमारा सेकंड वाला सही होगा। फॉर एन LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स मैच द फॉलोइंग। सो हमको LCR सर्किट दे रखा है, एक ऐसा सर्किट जिसमें एक इंडक्टेंस, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर प्रेजेंट है, और उसको AC सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। तो AC सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है तो उसमें कुछ उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी, तो उसको हमने ओमेगा मान लिया है। तो इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, तो ये जो ओमेगा एल लिखा हुआ है, ओमेगा एल, इसको हम लोग बोलते हैं XL, यानी कि जो भी आपका इंडक्टेंस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसको लिख सकते हैं XL की मदद से। और 1/ओमेगा C को हम लोग लिखते हैं XC, ये कैपेसिटर के थ्रू जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो उसको लिख सकते हैं हम लोग 1/ओमेगा C से। और XR को हम लोग सिंपली रेजिस्टेंस के टर्म में लिख सकते हैं। इन तीनों की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमने बोली हुई है कि ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा C, दैट मीन्स कि आपका जो XL है वो ग्रेटर देन है XC से, यानी कि आपका जो सर्किट है वो इंडक्टिव सर्किट बन रहा है। इंडक्टिव सर्किट बन रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो करंट होगा वो लैग करेगा वोल्टेज से, लैग वोल्टेज बाय π/2। अगर हम इसको फेजर डायग्राम में देखना चाहें तो अगर हम x एक्सिस पे बनाएं XR, y एक्सिस पे बनाएं, एक साइड पर हम लोग XC लिखेंगे और दूसरे साइड पर XL लिखेंगे, तो हमारा जो करंट होगा, सपोज हमने उसको x एक्सिस पे रखा हुआ है, सॉरी जो EMF है यानी कि वोल्टेज उसको x एक्सिस पे रखा हुआ है, और जो करंट है उसको हमने, ये जो करंट है इसको हमने इम्पीडेंस के अलोंग दिखाया। x जो है वो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस जो टोटल होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं √,
ब्रैकेट में एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर। आई और वोल्टेज में सपोज एंगल थीटा बन रहा है। तो अगर हमारा एक्स एल जो होगा वो ग्रेटर होगा एक्स सी से, तो हमारे करंट जो होगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, यानी कि करंट जो होगी वो वोल्टेज से पीछे रहेगी। तो ये हमारा पहला केस हो गया। तो अगर हम इसको ऑप्शन में मैच करें तो करंट लैग वोल्टेज। सेकेंड ऑप्शन में बताया गया कि ओमेगा एल जो होगा वो ओमेगा सी के इक्वल है, 1 अपॉन ओमेगा सी के। दैट मीन्स कि जो एक्सएल है वो इक्वल आ रहा है एक्सी के। तो अगर एक्सएल जो होगा वो एक्सी के इक्वल आ जाता है तो आपका जो करंट होगी वो वोल्टेज के अलॉन्ग हो जाएगी, यानी कि थीटा जो होगा ये वाला जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सी और एक्सएल में आप इक्वल कर दीजिए तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक्स जो होगा वो एक्स आर के अलॉन्ग हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ईएमएफ के, मतलब करंट जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा ईएमएफ के। सो हम लोग इसको करंट इज सेम एज वोल्टेज लिख सकते हैं, और ये कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कंडीशन भी बोलते हैं। सो अगर हम ये देखें कि जो रेजिस्टेंस है, बाय ओम्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस I को लिख सकते हैं V बाई आर। तो अगर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर दे तो करंट हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा, और इस कंडीशन में XC बराबर XL है। दैट मीन्स कि जो X होगा वो मिनिमम होगा, और X मिनिमम है यानी कि रेजिस्टेंस मिनिमम है, तो करंट हमारी मैक्सिमम होगी। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ वाला भी सही होगा। सी वाले में बोल रहा है कि ओमेगा एल इज लेस देन ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी। तो इस केस में आपका XC जो है वो ज़्यादा है XL से। तो इस केस में जब XC आपका ज़्यादा होगा तो बाय फेजर डायग्राम आप देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू वोल्टेज से ज़्यादा है, तो ये कैपेसिटिव सर्किट बन रहा है इस केस में। तो इस केस में करंट लीड वोल्टेज यानी कि कैपेसिटिव सर्किट बनेगा। डी वाले में बोल रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस की कंडीशन हमने यहाँ पर देखा कि जब आपने XL को XC के इक्वल कर दिया, यानी कि ओमेगा एल को 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल कर दिया, तो आपका रेजोनेंस कंडीशन ये अप्लाई होगी। और इस केस में हमने जब यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस देखा यानी कि टोटल इम्पिडेंस देखा, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम हो गई, उसकी वजह से करंट आपका मैक्सिमम हो गया। तो जो ऑप्शन क्यू का था वही ऑप्शन किसका होगा, एस का हो जाएगा। यानी कि एस में कौन कौन से ऑप्शन होंगे, सेकेंड वाला और 4 वाला। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। Three blocks are placed as shown. The coefficient of friction between any two surfaces is also given in the diagram. Find the acceleration of 1 kg block at the instant when the force of 50 Newton is applied on the 5 kg block. So यहाँ पर coefficient of friction दे रखे हैं इन सभी surfaces के, राइट, और 50 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है 5 kg ब्लॉक पे। हमको केवल और केवल 1 kg का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो अगर आप इसमें क्लियरली देखें तो इन 4 kg और 1 kg ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0 दे रखी है। अगर आप 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, ठीक है, और इसके अलावा इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर आपने अज्यूम भी किया कि फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू ज़ीरो है, दैट मीन्स फ्रिक्शन ज़ीरो है, और फ्रिक्शन अगर ज़ीरो हो गया तो इसको आगे और पीछे एक्सेलरेट करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा आंसर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक इज 0। A porter carries 80 kg mass on his head. As he reaches the destination, he keeps the load down by moving a distance 80 cm from his head to the ground. The work done by the porter is assume the load is moved slowly. So देखो, जो पोर्टर है, यहाँ पर पोर्टर होगा, यहाँ पर जो पोर्टर है यानी कि जो कुली होता है, उसने 80 kg को मास को अपने सर पे रखा हुआ है, और वो डेस्टिनेशन पहुँचने के बाद वो 80 kg को 80 सेंटीमीटर डाउनवर्ड लाता है।
यानी कि पहले उसके सर पे रखा होगा, देन उस वेट को नीचे ग्राउंड पर रखता है, और ऐसा करने में वो 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है, यहाँ से यहाँ तक 80 सेंटीमीटर के। सो हम लोग को वर्क डन बाय द पोर्टर बताना है कि क्या होगा। तो देखिए पोर्टर जो होगा वेट को क्योंकि कैरी कर रहा है, तो कैरी कर रहा है, वेट का जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो क्या होगा, mg होगा, और पोर्टर उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन या फिर उसको पुल करने के लिए ऊपर की ओर पुल कर रहा होगा, यानी कि उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, तो उसको हम लोग एफ से लिख सकते हैं। एफ ये किसकी वजह से होगा, बाय पोर्टर की वजह से होगा। और डिस्प्लेस उसने किस डायरेक्शन में किया है, इस डायरेक्शन में किया है, एस। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो एफ एस इंटू कॉस 180। कॉस 180 क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो 180 है। तो कॉस 180 जो होता है वो -1 होता है, तो माइनस एफ इंटू एस। यहाँ पर जो फोर्स है, क्योंकि इसने बोला है, अज्यूम किया हुआ है कि स्लोली है, तो जब स्लोली मूव करेंगे दैट मीन्स कि कोई भी इसमें एक्सेलरेशन वगैरह नहीं लग रहा है, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो mg के बराबर होगी। तो F इज इक्वल टू mg हो गया, तो यहाँ पर माइनस ऑफ mg इंटू एस। तो S क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 80 सेंटीमीटर में, तो सारी यूनिट हम लोग SI यूनिट में पुट करते हैं। तो यहाँ पे 80 kg दिया हुआ है, G की वैल्यू हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, और S की वैल्यू 0.8 रखते हैं, तो ये मीटर में हमने रखा। इसको कैलकुलेट करोगे तो -627.2 जूल में आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। Find the time period of oscillation of m is very greater than small m. Radius of smaller block is 4 centimeter and radius of bigger block is 16 centimeter. यहाँ पर हमें दो स्फीयर दे रखे हैं, एक स्मॉल स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस जो है स्मॉल आर है, एक कैपिटल स्फीयर दे रखा है रेडियस कैपिटल आर है, मास इन दोनों के मेंशन किए हुए हैं। हमने अज्यूमशन, इसने बोला है ये अज्यूम करना है कि m जो बिगर ब्लॉक है, बिगर स्फीयर है, उसका मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है स्मॉलर स्फीयर से, यानी कि अगर ये ऑसिलेट करेगा, स्मॉल वाला m जो ऑसिलेट करेगा, तो जो बिगर वाला ब्लॉक होगा उसके मोशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स इसको हम लोग रेस्ट पर मान सकते हैं। अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे की ओर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, इसके इन दोनों की सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर प्योर रोलिंग की कंडीशन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों ब्लॉक, ये जो स्मॉलर ब्लॉक है ये प्योर रोलिंग कर रहा है, इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, और सेंटर से मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पर है, ये जो एंगल है ये थीटा है। तो हम लोग यहाँ से इसका लीनियर एक्सेलरेशन इस इंस्टेंट पर कंसिडर कर सकते हैं, ए है, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, अल्फा है। सो यहाँ पे हमें दो तरीके के एंगुलर एक्सेलरेशन देखने को मिलते हैं, एक जो स्मॉलर वाला स्फीयर है उसके सेंटर के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, और एक जो बिगर वाला स्फीयर है उसके सेंटर के अबाउट इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हमको देखने को मिलेगा। तो उसको मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा डैश है, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो हम लोग निकाल रहे हैं वो हम लोग अल्फ़ा डैश के अलॉन्ग निकालना है, क्योंकि ऑसिलेशन कौन करेगा, इस पॉइंट के अलॉन्ग ये वाला स्फीयर ऑसिलेशन करेगा। तो अल्फ़ा डैश के अलॉन्ग हम लोग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है हमको। सो अब देखिए इसमें हम लोग जो इसका कंपोनेंट होगा इस एक्सेलरेशन के अलॉन्ग वो होगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं mg साइन थीटा माइनस एफ एस इक्वल टू m इंटू ए, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अगर हम सेंटर के अबाउट टॉर्क लगाएं
तो सेंटर के अबाउट देखो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 हो रहा, mg साइन थीटा या फिर mg का टॉर्क भी 0 हो रहा, केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स जो है वो टॉर्क लगा रहे हैं। तो एफ एस इंटू स्मॉल आर को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर होता है जो कि हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर और इंटू अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है यहाँ पर इस केस में, तो a बराबर आर अल्फा हम लोग लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू आर अल्फा की वैल्यू हम लोग ऊपर पुट कर देंगे। तो एफ एस इंटू एफ एस इक्वल टू 2/5 एम आर इंटू, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू a के टर्म में लिख दीजिए, तो a बाई आर हो जाएगा। तो r से r कैंसिल हो गया, ये हो गया 2/5 ma। अब इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर, इसको 3 माना था, इसको 4 मान लीजिए। तो इक्वेशन 4 की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा mg साइन थीटा इक्वल टू एफ एस प्लस एम ए। एफ एस की वैल्यू 2/5 एम ए रखेंगे तो ये हो जाएगा 7/5 एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से हमने देखा कि एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा वो 5/7 जी साइन थीटा के बराबर आ गया। इसको इक्वेशन 5 अज्यूम कर लिया। तो अब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। सो अब हम लोग अल्फा डैश की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? अल्फा डैश को हम लोग लिख सकते हैं लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय, अगर हम इसके अलोंग देखें तो ये वाली जो लाइन होगी इसके सेंटर से और इसके सेंटर से, इन दोनों को ज्वाइन करने की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी, तो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो हमें अल्फा डैश मिल जाएगा। तो यहाँ से अल्फा डैश बराबर हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय आर माइनस आर। ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, ए की वैल्यू हो जाएगी 5g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 7 आर माइनस स्मॉल आर। अगर हम स्मॉल ऑसिलेशन कंसिडर करें तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो अल्फा डैश बराबर हो जाएगा 5g थीटा डिवाइडेड बाय 7 आर माइनस स्मॉल आर। यहाँ से हमें दिखा कि ए डैश यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसका केस हो जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस हो जाएगा। इस केस में हमारा जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो ये वाला टर्म हो जाएगा 5g डिवाइडेड बाय 7r माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा हमको √5g अपॉन 7r माइनस स्मॉल आर। तो टाइम पीरियड को हम लोग इजीली लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई √7r माइनस स्मॉल आर अपॉन 5g। वैल्यूज पुट करेंगे तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई √7, कैपिटल आर की वैल्यू हमें दे रखी है 16 और -4 कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हमने रखी 16 -4, ये सेंटीमीटर में है तो इसको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कीजिए, डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा टाइम पीरियड जो आता है वो 0.81 सेकेंड आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेकेंड भी लिख सकते हैं। सो अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में हमारा सेकेंड वाला सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।